हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम समय समय पर टॉप बुक लिस्ट आपके लिए लाते रहते हैं और इसी कड़ी में इस बार हम आपके लिए दुनिया भर की उन बेहतरीन बुक्स की लिस्ट लाए हैं जिन्हें 2011 में पब्लिश किया गया है। आई एम यशिता मेहरा and you are watching BookBars. If you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon so you can get our all updates. तो हमारी लिस्ट की पहली बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो 2011 की मनोवैज्ञानिक डेनियल कनमैन की किताब है। इस पुस्तक को फराज स्ट्रॉस एंड जेरोक्स पब्लिकेशन द्वारा 2011 में पब्लिश किया गया था। इस पुस्तक पे 493 पेज हैं। ये पुस्तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर थी और 2012 में इसने सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक कार्य के लिए राष्ट्रीय अकेडमियों का संचार पुरस्कार भी जीता है। पुस्तक की मुख्य थीसिस विचार के दो तरीकों के बीच एक द्वंद्ववाद की है। सिस्टम 1 है तेज, सहज और भावनात्मक। सिस्टम 2 है धीमा, अधिक विचारशील और अधिक तार्किक। पुस्तक प्रत्येक प्रकार की सोच प्रक्रिया से जुड़े तर्कसंगत और गैर तर्कसंगत प्रेरणाओं या ट्रिगर्स को चित्रित करती है और वे एक दूसरे के पूरक कैसे होते हैं, जो कनमैन के नुकसान के बचने पर अपने शोध से शुरू होता है। विकल्पों को तैयार करने से लेकर लोगों की एक कठिन प्रश्न को उत्तर देने में आसान के साथ बदलने की प्रवृत्ति तक, यह पुस्तक कई दशकों के शोध को सारांशित करती है ताकि यह सुझाव दिया जा सके कि लोगों को मानव निर्णय में बहुत अधिक विश्वास है। नंबर 2 पर है द इन्फैचुएशंस। द इन्फैचुएशंस स्पेनिश लॉस एनमोरमिएंटोस अल्फागुआरा द्वारा 2011 में प्रकाशित एक नेशनल अवार्ड विनिंग उपन्यास है। इसके ऑथर है मेरियास ज़ेवियर। ओरिजिनली इस पुस्तक को स्पेनिश भाषा में लॉस एनमोरमिएंटोस नाम से पब्लिश किया गया है। मार्गरेट जूल कोस्टा द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद 2013 में आया है, जिसे हामिश हैमिल्टन द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक को 2014 के नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। द इन्फैचुएशंस एक मर्डर मिस्ट्री है जिसे एक महिला मारिया डोल्स के दृष्टिकोण से बताया गया था, जिसका मोह उसे रहस्य के करीब ले जाता है और हमेशा के लिए उसके आसपास की दुनिया की उसकी धारणा को बदल देता है। उपन्यास की शुरुआत में मारिया एक भोली भाली युवती है जिसने एक प्रकाशन गृह में काम करते हुए एक नीरस जीवन व्यतीत किया। हर सुबह काम करने से पहले वह डेसवर्न्स को देखती थी, एक जोड़ा जिसे उसने परफेक्ट कपल उपनाम दिया है। वह उन दोनों द्वारा सन्निहित पूर्ण प्रेम से मुग्ध हो गई। नंबर 3 पर है सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड युवल नोह हरारी की किताब है, जो पहली बार 2011 में हिब्रू में इज़राइल में ड्वीर पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड और रैंडम हाउस हार्पर से प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक में 443 पेज है, जो हिब्रू विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले हरारी के व्याख्यानों की एक श्रृंखला पर आधारित है। ये हिब्रू में 2011 में और अंग्रेजी में 2015 में आई थी और ये बुक होमो सेपियंस पर ध्यान केंद्रित करते हुए मानव जाति के इतिहास का सर्वेक्षण करती है, जो पाषाण युग से शुरू होकर 21वीं सदी तक जाती है। पुस्तक को मिश्रित समीक्षा मिली है, जबकि इसे आम जनता द्वारा सकारात्मक रूप सराहा गया है। प्रासंगिक विषय वस्तु विशेषज्ञता वाले विद्वान इसके वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दावों के बहुत आलोचक रहे हैं। नंबर 4 पर है लिविंग द एटोचा स्टेशन। लिविंग द एटोचा स्टेशन अमेरिकी कवि और आलोचक बेन लर्नर का पहला उपन्यास है और इसे कॉफी हाउस प्रेस से प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में 181 पेज है। इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इसने 2011 बिलीवर बुक अवार्ड भी जीता है। उपन्यास के प्रथम व्यक्ति कथाकार एडम गॉर्डन एक अमेरिकी कवि हैं जो अपने शुरुआती 20 के दशक में मैड्रिड में एक प्रतिष्ठित फेलोशिप में 2004 में भाग ले रहे थे। उनकी फेलोशिप का घोषित लक्ष्य स्पेनिश नागरिक में साहित्य की भूमिका को उजागर करने वाली एक लंबी कथात्मक कविता लिखना है। हालांकि वो टॉल्स्टॉय को पढ़ने में अपना समय व्यतीत करते हैं, स्प्लिफ धूम्रपान करते हैं और खुद को अपने आसपास देखते हैं। वह 2 स्पेनिश महिलाओं के साथ रोमांटिक और यौन संबंधों का भी जिक्र करते हैं। सहानुभूति हासिल करने और जिम्मेदारी से बचने के लिए उनसे और अन्य लोगों से झूठ भी बोलते हैं और वे कई लोगों को बताते हैं कि उनकी मां की हाल ही में मृत्यु हो गई है। नंबर 5 पर है मिस्टर फॉक्स। मिस्टर फॉक्स ब्रिटिश लेखक हेलेन ओयेमी का 2011 का उपन्यास है, जिसे यूके में पिकाडोर और यूएस में रिवर हेड बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है।
इस पुस्तक में 336 पेज है और इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। मिस्टर फॉक्स एक बुरी आदत वाला प्रिय लेखक है। वह अपने उपन्यासों में अधिकांश शैतानी अंदाज में नायिकाओं को मारना बंद नहीं कर सकता। मैरी मिस्टर फोकस के लिए उतनी ही मदद करना चाहती है जितनी उनकी कहानियों में महिलाओं के लिए जगह है। जटिलता यह है कि मैरी बिल्कुल वास्तविक नहीं है। वह मिस्टर फॉक्स का संग्रह है और उनके दिमाग की रचना है, लेकिन ये मैरी को मिस्टर फॉक्स की कहानियों के खेल में चुनौती देने से नहीं रोकता है, जहां वे लेखक और सब्जेक्ट दोनों बन जाता है। इस बीच मिस्टर फोकस की पत्नी डाफनी की उपेक्षा की जा रही है और जैसे जैसे उसका पति अपने अध्ययन में सामान्य से अधिक समय बिताता है, उसे संदेह होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और यह कि उसका शायद अफेयर भी हो सकता है। और अंत में डैफ्ने मिस्टर फोक्स और मैरी के खेल में अपना रास्ता खुद बना लेती है। नंबर 6 पर है लीव्स अदर देन माई ओन। लीव्स अदर देन माई ओन इमैनुअल कैरे द्वारा लिखित 2011 का एक उपन्यास है जिसे मेट्रोपॉलिटन हेनरी होल्ट द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में 256 पेज है। श्रीलंका में एक सुनामी एक बच्चे को समुद्र में बहा देती है। उसके दादा पिता असहाय होते हैं। चारों दिशाओं में उमड़ता हुआ पानी है। फ्रांस में एक युवती बीमारी के कारण दम तोड़ देती है, जिससे उसका पति और छोटे बच्चे बेसुध हो जाते हैं। दोनों घटनाओं में उपस्थित इमैनुअल कैरे दो परिवारों की कहानी बताने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन बिखर जाते हैं और अंततः बहाल हो जाते हैं। वह जो हासिल करता है वह एक साहित्यिक चमत्कार से कम नहीं है। अंतहीन प्रेम की ये एक हृदय विदारक कथा विपरीत परिस्थितियों में साहस और शालीनता पर ध्यान, असाधारण सुंदरता और सामान्य जीवन की कुलीनता पर एक अंतरंग और श्रद्धापूर्ण नज़र ये किताब पाठकों के लिए पेश करती है। नंबर 7 पर है जोन 1। जोन 1 अमेरिकी लेखक कोल्सन व्हाइटेड का 2011 का उपन्यास है जो डबलडे और हार्विल सेकर से प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक में 259 हार्डबैक 322 पेपरबैक पेज है। बुक इंग्लिश में है और शैली कथा और साहित्य कथा के मिश्रित तत्व इसमें आपको पढ़ने को मिलते हैं। व्हाइटहेड ने कहा है कि उपन्यास आंशिक रूप से हॉरर लेखक स्टीफन किंग और साइंस फिक्शन आइकन आइजैक असीमोव के साथ अपने किशोर आकर्षण पर लौटने का एक प्रयास था। एक वायरस ने सभ्यता को बर्बाद कर दिया है, इन्फेक्टेड को मांस खाने वाले और घातक संक्रामक लाश में बदल दिया है, लेकिन घटनाएं स्थिर हो गई हैं और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 दिनों की अवधि में मार्क स्पिट्स और उनके साथी स्वीपर्स सर्वनाश से अन्य बचे लोग न्यूयॉर्क शहर के गश्ती हिस्से में शहर को एक बार फिर से रहने योग्य बनाने के मिशन पर हैं। फ्लैशबैक ने कथा को और थ्रिलिंग बना दिया है, ये बताते हुए कि मार्क स्पिट्स आज तक सर्वनाश से कैसे बचे और रास्ते में उनको उपनाम कैसे मिला। नंबर 8 पर है ओपन सिटी। ओपन सिटी नाइजीरियाई अमेरिकी लेखक तेजू कोल का 2011 का उपन्यास है जिसे रैंडम हाउस ने पब्लिश किया है। उपन्यास मुख्य रूप से न्यूयॉर्क शहर में सेट है और एक नाइजीरियाई अप्रवासी जूलियस से संबंधित है जिसने हाल ही में अपनी प्रेमिका के साथ संबंध तोड़ लिया है। उपन्यास को इसके गद्य और न्यूयॉर्क के चित्रण के लिए काफ़ी प्रशंसा भी मिली है। तेजू कोल ओपन सिटी ताड़ के पेड़ों और दलदली चीज़ों से अलग एक दुनिया स्थापित करता है। कोल का उपन्यास जूलियस नामक एक निराश नाइजीरियाई डॉक्टर का अनुसरण करता है क्योंकि वह मैनहट्टन के आसपास घूमता है। यहाँ बताया गया है कि कैसे जूलियस ने अपने भौगोलिक दृष्टि से विशिष्ट कहानी का परिचय दिया। वो ओपन सिटी डच में बसने वालों के भूतों को पुनर्जीवित करता है और एशियाई, अफ्रीकी और हिस्पैनिक प्रवासियों द्वारा लोगों के नए गोथम की जांच करता है। नंबर 9 पर है द आर्ट ऑफ फील्डिंग। द आर्ट ऑफ फील्डिंग अमेरिकी लेखक चार्ल्स हार्बेक का 2011 का उपन्यास है जिसे लिटिल ब्राउन एंड कंपनी ने पब्लिश किया है। इस पुस्तक में 544 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में दर्शाया गया था। ये शॉर्ट स्टॉप हेनरी स्किमशेंडर की किस्मत और काल्पनिक वेस्टिश कॉलेज हार्पूनर्स के साथ कॉलेज बेसबॉल खेलने वाले उनके करियर पर केंद्रित है। उपन्यास को गार्जियन फर्स्ट बुक अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। हेनरी स्किमशेंडर ने उपन्यास की शुरुआत दक्षिण डकोटा के लैंगटन में एक लीजन बेसबॉल टीम में खेलते हुए एक 17 वर्षीय लड़के के रूप में की थी। हालांकि शारीरिक रूप से छोटा और कम मांसल हेनरी के पास क्षेत्र रक्षण के लिए एक असामान्य उपहार है और शॉर्टस्टॉप की मांग की स्थिति में वो उत्कृष्ट है। शिकागो की एक टीम के खिलाफ एक खेल खेलने के बाद
वेस्टेज कॉलेज के छात्र माइक श्वार्ट्ज हेनरी को खेलते हुए देखते हैं और उन्हें वेस्टेज में भाग लेने और बेसबॉल टीम में सुधार करने के लिए भर्ती करते हैं। अपने जूनियर वर्ष तक हेनरी एक खिलाड़ी के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है और मेजर लीग बेसबॉल स्काउट से महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित कर रहा है। नंबर 10 पर है द लेफ्टओवर्स। द लेफ्टओवर्स अमेरिकी लेखक टॉम पेरोटा का 2011 का एक उपन्यास है जिसे सेंट मार्टिन प्रेस ने प्रकाशित किया था। इस पुस्तक में 336 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ये पृथ्वी पर जीवन का वर्णन करता है जैसे कि एक उत्साह जैसी घटना कुछ लेती है और दूसरों को पीछे छोड़ देती है। अचानक प्रस्थान में प्रियजनों के नुकसान से सभी अरबों लोगों को पीछे छोड़ दिया गया है जो महत्वपूर्ण सामाजिक और दार्शनिक चिंताओं में पड़े हैं। इनके पीछे छोड़े जाने का अर्थ है दूसरों को चुना जाना। एक उत्साह जैसी घटना के कई वर्षों के बाद जिसमें दुनिया भर में लाखों लोग बिना किसी स्पष्टीकरण के अचानक गायब हो जाते हैं। मैपल्टन ओहियो के नागरिक अभी भी बड़े पैमाने पर नुकसान और परिणाम स्वरूप संस्कृति बदलाव से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहानी को एपिसोडिक रूप से बताया गया है जो गारवे परिवार के 4 सदस्यों के इर्द गिर्द घूमती है जिन्होंने इस घटना के बाद एक अप्रत्याशित रिश्ते की शुरुआत की। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।